सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल? बस बिल्कुल बढ़िया, एकदम मजे में। और इतनी तेज गर्मी में बीच बीच में हल्की हल्की बारिश की जो फुहार आ रही है ना वो मन को आनंदित कर रही है। हाँ, वो थोड़ा मन को आनंदित करती है, लेकिन फिर से जब गर्मी आ जाती है तो सोचते हैं कि अरे थोड़ी बारिश हो गई, उससे राहत तो मिली, लेकिन अभी तो गर्मी का ही मौसम चल रहा है। ये सोच करके फिर हम चुप रह जाते हैं कि चलो जितनी हमारे ऊपर मेहरबानी हुई बारिश की उतनी ठीक है। फिर भी लेकिन आकाश में इन दिनों जो बादल घटाएं वगैरह जो दिख रही है ना, वो देखने में बहुत अच्छी, मतलब आकाश की तरफ नजर डालो ना तो दिल प्रसन्न हो रहा है। ये तो बात है, ये बात है। और वही तो बात है मंजू जी की प्रकृति के सानिध्य में जब हम वक्त गुजारते हैं तो इतना सुंदर, इतनी सुकून की अनुभूति मिलती है। बस जरूरत है बाहर जाके झांकने की, मोबाइल की दुनिया से बाहर जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ये बातें तो खैर है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें और कुछ कहना भी है ना। बहुत कुछ कहना है। हाँ, और कहाँ चुप भी रहना है। हाँ, सबसे पहले तो आज के विषय के बारे में बता देते हैं। आज के जो विषय हैं उनमें सबसे पहला जो आक्रामकता का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, तो इस विषय पर हमारी थोड़ी बातें होगी जी। और प्रस्तर कला में पारंगत और लेखिका अनीता दुबे से बातचीत हम सुनेंगे। हाँ, और जरा याद करो कुर्बानी, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारका प्रसाद मिश्र जी, इनके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। और साथ ही कब, कहाँ और कितना बोले, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि वाणी के माध्यम से हम कभी कभी किसी का दिल जीत लेते हैं तो दिल से उतर भी जाते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, दिल से उतरना और दिल में चढ़ना ये तो एक बात है ही, लेकिन कब, कहाँ, कितना बोलना है कि मर्यादा बनी रहे बोलने की, और लोगों के दिलों में भी हमारी इज्जत बनी रहे, ये सब सोचना भी बहुत जरूरी। लेकिन ये बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आक्रामकता का शिकार जो बच्चे हैं उनका आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो प्रतिवर्ष 4 जून को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा 4 जून 2011 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य युद्ध और संघर्ष के दौरान दुनिया भर के बच्चों द्वारा झेले गए दर्द को स्वीकारना, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार है। बिल्कुल। जब भी कुछ ऐसी कोई भी किसी भी तरह की आपदा हो, बच्चों के साथ जो होता है ना, वो बड़ा दुखद होता है। बहुत दिल दहल जाता है देख के, है ना, क्योंकि वो समझते नहीं, यहाँ तक कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। किसी भी तरह की उन्हें समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों का शिकार होते हैं। तो बच्चों की तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो इस दिन बहुत सारे संगठन बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। और बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त हो, हर बच्चा शिक्षित हो, उनका आहार अच्छा हो, क्योंकि आज का बालक कल का नागरिक है। तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब ऐसी कोई घटनाएं होती तब बच्चों की सुरक्षा की तरफ तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन आमतौर पर भी अगर हर माता पिता अपने बच्चों के खान पान की तरफ और यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई की तरफ और शिक्षा की तरफ ध्यान दे, तो ये बहुत जरूरी है कि एक उन्हें इन चीजों के लिए थोड़ा तैयार भी हम कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हालांकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो इन बातों को नहीं समझते, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में और किस तरह से छोटे मोटे अपने काम निपटाए जा सके, इन बारे में भी माता पिता को भी थोड़ी सी शिक्षा जरूर देनी चाहिए। और अब बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए,
नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुलकर्णी। हमारे सारे जवान, सारे सैनिक, पूरी सेना को मेरा दिल से प्रणाम। मैं एक दोस्त होने के नाते, एक बहन होने के नाते आपको बताना चाहती हूं कि हम सबको आप पे बहुत ज्यादा फक्र है। आप हमारी जिंदगी को सुरक्षित बना रहे हैं। आपके सारे घर वाले, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, लव्ड वंस, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो दिल पे पत्थर रख के आपको हमारे देश के लिए सीमा पर भेजते हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा। आप अपना ख्याल रखें। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ है। जय हिंद। तो सोनाली बताओ अब क्या बोलना है हमें? क्या बोले, सचमुच हमें नाज है, हमें फक्र है हमारे देश के जवानों पर। जो संदेश सुनते हैं ना मंजू जी, तो सचमुच इतना जज्बा हमारे अंदर आ जाता है। ऐसे लगता है कि सचमुच हमारे जांबाज सैनिकों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल। और उनके प्रति जो सम्मान हमारे दिल में जागता है कि वो हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं और आराम से बैठे हैं। हम फिक्र नहीं करते कि हाँ नहीं, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सीमाओं पर खड़े हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम उनका जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए अभिवादन करते हैं। और अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारका प्रसाद मिश्र जी की। आपका जन्म 5 अगस्त 1901 को उन्नाव, उत्तर प्रदेश, पडरी नामक गांव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री ली थी। जी, और 19 वर्ष की आयु में द्वारका प्रसाद मिश्र गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और आगे भी अनेक आंदोलनों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सहित बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। उन्हें कारावास जाना पड़ा। साथ ही वे एक श्रेष्ठ कवि भी थे। वर्ष 1942 में जेल में रहते हुए आपने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा इस महाकाव्य में कही गई है। और वर्ष 1921 में श्री शारदा मासिक और वर्ष 1931 में दैनिक लोकमत और 1947 में साप्ताहिक सारथी का आपने संपादन भी किया था। और इसके अलावा लाला लाजपत राय की अंग्रेजों की लाठी से हुई मृत्यु पर उनके लिखे संपादकीय के बारे में ये कहा गया है कि इससे अच्छा अभियोग पत्र जो है वो तैयार नहीं किया जा सकता। इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इतनी इनकी लेखनी समृद्ध थी। बिल्कुल। और वर्ष 1954 से लेकर 64 तक आप सागर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहे और कुछ वर्ष तक आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी कार्यरत थे। वर्ष 1971 में राजनीति से अवकाश लेकर सारा समय साहित्य को आपने समर्पित किया। हाँ, जो लोग लेखन में रुचि रखते हैं ना सोनाली जी, उनके बारे में ये कि जीवन पर्यंत, यानी जब तक उनकी सांसें रहती है उनकी इच्छा यही रहती है कि मैं लेखन कार्य करूं और लिखूं, जो लिखा है उससे और बेहतर लिखूं। तो लेखन कार्य की ये विशेषता होती है, चाहे कोई कविताएं लिखे, चाहे कोई जो है कहानियां लिखे या कोई किसी और तरह का लेखन हो, लेकिन लेखन की ये विशेषता जरूर होती। देखा गया, आमतौर पर ये देखा गया कि वो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि नहीं, इस काम से मैं निवृत्त हो जाऊंगा तो बस अपना सारा समय लेखन को दूंगा। तो आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा के साहित्य से काफी लगाव था। संस्कृत और उर्दू के साहित्य को हिंदी में उन्होंने अनुवाद भी किया। आपने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिविंग एन एरा ये भी उन्होंने लिखी है। आपने कुछ शोध ग्रंथ भी लिखे जिनमें स्टडीज इन द पोट्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और सर्च ऑफ लंका विशेष उल्लेखनीय है। आप शतरंज के खेल में भी माहिर थे। वाह, क्या बात है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राजनेता, साहित्यकार, कवि, इतिहासविद, पत्रकार, शिक्षाविद का 5 मई 1988 को दिल्ली में आपका देहावसान हुआ। तो हम द्वारका प्रसाद मिश्र जी को याद करते हैं और उन्हें सादर नमन करते हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है।
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं अपराजिता भूषण अपने प्यारे फौजी भाइयों को दिल से नमन करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस से ये साबित कर दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी शूरवीर सेना पर असीमित गर्व है। वंदे मातरम, जय हिंद। सोनाली, हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। जी। हम भी बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं, और जो हमारे विषय होते हैं उसके बारे में हमारे साथी, हमारे जो श्रोता होते हैं वो भी बहुत कुछ लिखते हैं, यानी कहते हैं कुल मिलाकर, लेकिन वो अपनी बात को लिख करके बताते हैं। अब देखिए, ये हमें तय करना है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है, क्योंकि प्राणी मात्र जो है उसमें मनुष्य को वाणी का वरदान प्राप्त है और इसी वाणी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पर कभी कभी हमारी वाणी जो होती है वो किसी हथियार की तरह हमारे मन पर घाव कर जाती है, और कभी किसी की मधुर वाणी जो है वो मलहम का काम भी करती है। तो बहुत सही कहा आपने मंजू जी। और जो लोग रिश्तों की कदर करते हैं, बड़ों को मान सम्मान और छोटों को प्यार देते हैं, उन्हें ये बखूबी मालूम होता है कि कहाँ, कब और क्यों बोलना जरूरी है। और जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे अपनी कटुवाणी के माध्यम से लोगों के दिल से जो है ना उतर जाते हैं। हाँ, यानी हम अपनी वाणी से किसी के दिल के अंदर भी उतर सकते हैं और किसी के दिल से उतर भी सकते हैं। इन दोनों बातों में बहुत थोड़ा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है ना। तो ये हमारी वाणी पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। कई बार बोलने से पहले परिस्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है। अगर किसी ने आपसे सलाह मांगी है तो उतना ही बोलिए जितना वो चाहते हैं, ताकि आपकी बातचीत प्रभावशाली लगे। अगर बहुत ज्यादा बोलने लगे तो वो लोगों को आदेश की तरह लगेगा और लोग सोचेंगे, दूर भागने लगेंगे हमसे, कहेंगे अरे बहुत बोलता है, अरे चलो दूर चलो, क्या इसकी बातें कब तक सुनते रहें। और बातें भी ऐसी होती है कि जिनमें कुछ दम नहीं होता है। तो इस तरह से हम अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं कई बार, तो नहीं करना चाहिए।
तोल मोल के बोल, एक कहावत है ना। तो पहले जो भी आप शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, पहले उन्हें तराजू पर तोल लीजिए कि क्या इनकी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, किस तरह की आवश्यकता है, और उसके बाद उन शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकालिए। ये भी कहा जाता है ना कि शब्दों के जो घाव होते हैं वो कभी भरते नहीं है। अगर शरीर पर लगी हुई कोई चोट है वो तो जल्दी से भर जाती है। तो यानी कि वाणी के बारे में बहुत सारे कहावतें मुहावरे भी बने बहुत हैं। और मंजू जी ये भी कहते हैं ना कि जो शब्द होते हैं ना वो व्यंजन की तरह होते हैं। पहले खुद चखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही सामने वाले को परोसिए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। हमारे एक साथी ये बात लिखते हैं कि किसी विषय में बोलने से अपना ज्ञान उस विषय में कितना है इसका सही अंदाजा लगाना जरूरी होता है। अगर उस विषय में कुछ ज्ञान हो तो फिर बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना ही उचित होता है। किन लोगों के बीच बोला जा रहा है इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का कुछ फायदा तो होता नहीं है। एक हमारी सखी ने एक बात लिखी कि आज के विषय में एक विषय जरूरी और अति जरूरी है, कब कहाँ बोले। और फेसबुक के पोस्ट पर ज्यादा ही लोग बोलते हैं, लिखते हैं। विविध भारती के प्रोग्राम हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। कुछ लोग बिना मतलब की बात अनाप शनाप, जिससे प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता है, ना पसंद करना चाहता है। पता नहीं क्यों लोग लिखते हैं, समझ में नहीं आता। आज की विषय वार्ता पर बातचीत सुनकर उनका कुछ मन बदले, अनाप शनाप बातों को लिखने से बचे। अगर फेसबुक के लिए कंटेंट डाल रहे हैं तो फेसबुक आपको ऊंचाई पर भले चढ़ा देगा, पर आप क्या है वो तो आपका दिल ही जानता है। और मैं क्षमा प्रार्थी, क्षमा की कोई बात नहीं, आपने जो लिखा है बहुत सही लिखा है। तो यानी बिल्कुल हमें मतलब ऐसी बातें लिखनी चाहिए जी जो उचित है, क्या जहां जरूरी है, जहां उन अपने शब्दों की कीमत है और जो किसी के दिल को आहत ना करे। अगर ऐसी बातें लिखी जा सकती हैं तो जरूर लिखिए, वरना चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन हाँ, कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कार्यक्रम में कमी है, किसी बात में कमी है या कोई अनुचित चीज लग रही है तो आप अपनी आवाज जरूर उठा सकते हैं, लेकिन वहां भी शब्दों की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब आप बड़ों के साथ बात कर रहे हो तो जब आपसे कहा जाए तभी बोलें। जब आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो कोई सही या गलत समय नहीं होता बोलने का। जब कोई महत्वपूर्ण बात बताई जा रही हो तो सामने वाले की बात पूरी होने के बाद ही बोले। यदि आप किसी विषय में नहीं जानते हैं तो चुप रहना बेहतर है। यदि आपके पास श्रोताओं के लिए कुछ मददगार, दयालु या दिलचस्प कहने को हो तो बोले, यदि नहीं तो सुने। बहुत सही बात लिखी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, कब और कहां कितना बोले एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जीवन के कई पहलुओं में उपयोगी हो सकता है, खासकर संचार में और रिश्तों में। अपनी बात कहने से पहले यह विचार करें कि यह समय और संदर्भ आपके संदेश के लिए उपयुक्त है या नहीं। अपनी बात को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें, इससे आपकी बात अधिक प्रभावी ढंग से समझी जा सकेगी। आप बोल रहे हो तो सुनने वालों की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी बात कितनी प्रभावी है और आपको अपनी बात को कैसे समायोजित करना है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है। आत्मनियंत्रण आपको सही समय पर सही बात कहने में मदद करेगा। इन सुझावों का पालन करके आप और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कब, कहां और कितना बोलना है, ये जानने के लिए परिस्थिति, व्यक्ति और बातचीत का विषय समझना महत्वपूर्ण है। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको सलाह दी जाए या कोई जरूरी बात हो तभी बोले। बोलने से पहले समय और परिस्थिति का आकलन करें और जो भी बोलना है वो संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। ये जरूरी है। देखो, संक्षिप्त रखना अपनी बातों को जरूरी है। कई बार बात छोटी सी होती है लेकिन लोग बोले चले जाते हैं, इतना बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अब तो आप चुप हो जाइए। तो ऐसी परिस्थिति ना है, हम भी इन बातों का ख्याल रखते हैं। एक गीत सुनते हैं। बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा।
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है, ये जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा, ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं, जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी सयानी थी, गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब साल 17वां लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा, किसी सुंदरी से ननवा लड़ेगा, दिल खुशर खुशर भी करेगा, जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा, पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा, ना आँख से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। मैं राधिका राव उनका नमन करती हूँ। जय हिंद। इस संदेश से पहले जो हमने कसौटी फिल्म का गाना सुना, सोनाली, सुनकर बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत सटीक गाना था। बिल्कुल, कब कहाँ कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इसमें भली भांति बताया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि कब कहाँ कितना बोलना, ये समय, संजोग, स्थल और विषय के पर निर्भर करता है और सामने वाले की उम्र और उनके साथ आपके रिश्ते के हिसाब से तोल मोल के बोलने में और लिखने में ही समझदारी है। और एक बात, कोई विषय के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, उसमें तो चुप रहने में ही भलाई है। इस पर एक गुजराती का मुहावरा भी है कि न बोलवामा 9 गुण होय छे, मतलब कुछ भी नहीं बोलने, मतलब अगर जानकारी ना हो तो आपको नहीं बोलना है, उसी में आपके गुण जो है वो छुपे हुए रहेंगे। नहीं तो अगर आप बिना जानकारी के उस विषय पर बोलेंगे तो आपके अंदर क्या गुण है और अवगुण है वो सब सामने आएंगे, है ना? तो अपने हाथ में है भाई कि अपने गुण और अवगुण लोगों के सामने उजागर करना। हाँ। तो कम बोलकर स्मार्टली रहना है, स्मार्ट गेम खेलना है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये कितना बोले ये अच्छा मुद्दा है। हमारे घर के सदस्य बेफुजूल बोलते रहते हैं, मुझको भी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और हम वक्त पर ही जवाब देते हैं। हाँ, मुझे मौन रहना अच्छा लगता है। हमारी बहन जो सुबह अभिभावक के सामने खूब बोलती है, माँ तो उसे कम बोलने के लिए टोकती है, लेकिन वो कि उनकी नुक्ताचीनी करती है। मौसी हमारी दादी अवसरवादी है, मौका पर बोलती है। नानी का स्वभाव अवसरवादी। पूरे घर की इन्होंने जो है, मतलब ये कहते हैं कि उनके बारे में सब बोलता है। हाँ, बता दिया है। वैसे इतना बोलना भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ है भी तो इन बातों को थोड़ा छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि क्या बोलने वाले हैं, जरूरत है उसकी, खुद से ही पूछें। जब आप
कम बोलेंगे तो पाएंगे कि आप ज्यादा खुद से बात करेंगे, खुद को परखेंगे, खुद को और बेहतर काम में व्यस्त पाएंगे। इससे आपका खुद का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। आप ज्यादा शांत, खुश और खुद में मग्न रह पाएंगे और यह सब खुद के लिए, रिश्तों के लिए कारगर साबित होगा। बोलने से पहले समय और परिस्थिति का आकलन करना आवश्यक है। जिस समय जो और जितना बोलने की आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। किसी के सवालों का जवाब हो या किसी को सलाह देना हो तो आपका जवाब संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, जब आप बोल रहे हो तो सुनने वाले की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दें। इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी बात कितनी प्रभावी है और आपको अपनी बात को कैसे समायोजित कर सकते हैं। और अब हमारे जब कार्यक्रम की बात चलती है तो इसे प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर जो हम थोड़े से ब्रेक लेना जरूरी है तो लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हो गए हैं और अब जो चीज आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी बेशकीमती है। प्रस्तर कला में पारंगत और लेखिका अनीता दुबे से जो हमने बात की है वो बातचीत अब आपको सुनवाते हैं। नमस्कार अनीता जी, हम अपने श्रोताओं को, सखियों और सखाओं को बता दें कि टेलीफोन लाइन पर जानी मानी लेखिका और प्रस्तर कला में पारंगत अनीता दुबे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। और अनीता जी, विविध भारती के स्टूडियो से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनीता जी, एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी हैं आप और आपके पति एयरफोर्स में पोस्टेड हैं, ऑफिसर हैं। तो हमें, हमारी सखियों और सखाओं को बताइए कि एयरफोर्स के माहौल में रहने का क्या एहसास होता है? क्या कोई यादगार घटना है जो आप साझा करना चाहेंगी विविध भारती के श्रोताओं से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे पति एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद से अभी ही रिटायर हुए हैं और 35 साल उन्होंने वायुसेना को अपने दिए हैं और लगभग 35 साल से मैं उनके साथ एयरफोर्स से जुड़ी रही हूँ। तो नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता है आगे, बस बढ़ता रहे और आसमान छूता रहे, ये एक जो वायुसेना का गीत है और हम उस आकाश को समेटने की कोशिश करते हैं, उस आकाश को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं जो वायुसेना का पहला काम है जी। लेकिन देशवासियों के लिए भी बहुत से ऐसे काम किए हैं और जो करता आ रहा है, हाल ही में हम देख ही रहे हैं जी। लेकिन मैं जब जुड़ी थी तब एक सिविल बैकग्राउंड से मैं आई थी और मेरे लिए वायुसेना पूरी तरह से एक अलग माहौल का या एक अलग सोसाइटी थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि किसी भी डिफेंस में, किसी भी सेना परिवारों में बड़ी समानता, एकता बहुत होती है। हम जाति धर्म से बहुत आगे हैं और खास तौर से जो ऑफिसर होता है वो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कितनी भी सीनियर पोजीशन पे क्यों ना हो। तो मेरा जो पहला अनुभव था कि मैं एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पत्नी थी और जो उस स्टेशन के कमांडर थे, जब मैं फर्स्ट टाइम पार्टी में पहुंची तो उन्होंने अपनी सीट मुझे बैठने के लिए दी। क्या बात है। तो ये जो अनुभव मेरा पहला था कि अरे वो इतने सीनियर और इतने बुजुर्ग होकर उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि यही सेना का एक कहना चाहिए प्रोटोकॉल है कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें हम सम्मान दें। तो ये मुझे बहुत प्रभाव डाला था। दूसरी चीज कि अगर हस्बैंड कहीं अपने ऑफिशियल काम में बिजी है तो महिलाएं भी वहाँ वायुसेना के अंदर ही बहुत सारे काम ऐसे करती हैं जो लोगों को पता नहीं है, आम जन को। जैसे कि हमारा आफवा एक होता है, एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें सारी महिलाएं मिलके जो
कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए, या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो आसपास गांव हैं, जैसे जगह जगह पोस्टिंग्स होती हैं, छोटे शहरों से कस्बाई इलाकों में भी पोस्टिंग हुई है, तो जो उधर आसपास के लोग हैं या आदिवासी एरिया है वहाँ के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा है या प्राथमिक चिकित्सा है या और दूसरी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना है महिलाओं को, बच्चों को, या कम पढ़े लिखे वर्ग है जो चाहता है करना, तो उनमें भी हम सारी महिलाएं मिलके जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। अच्छा। तो उसमें कोई महिलाओं को कोई पेमेंट या कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, ये एक प्रकार से स्वयं सेवा के समान होता है। तो ये पैरेलल काम महिलाएं एयरफोर्स में करती हैं, जिससे कि मैं भी जुड़ी रही और मैंने बरसों मतलब मैं उसमें निरंतर काम करती रही। तो ये मेरे लिए एक अनुभव बहुत अलग था कि ऑफिसर का काम जहाँ ऑफिस में या अपने दूसरे कामों में है, तो वहाँ महिलाएं भी इस प्रकार से काम करती हैं। जब कंप्यूटर का हम लोगों के सबके जीवन में प्रवेश हुआ, तो सारी जो महिलाएं थी जो होम मेकर्स थी, उनके लिए कंप्यूटर सिर्फ एक बहुत अनजान सी चीज थी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ही, जो एयरफोर्स राइफल एसोसिएशन है, उसने हर जगह महिलाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिकता मतलब देखी, उसको ट्रेनिंग कराई। कम पढ़ी लिखी महिलाएं जिन्हें कि अंग्रेजी का अनुभव नहीं है, तो अंग्रेजी की क्लासेस लगाई, उनके साथ में सिलाई बुनाई कढ़ाई से उनको स्वावलंबी बनाया कि भाई आप टेलरिंग की क्लास आप ले सकती हो, अगर आप उसमें पारंगत हो जाए तो आपको हमारे पूरे सबके एडिशनल जो स्टिच करते हैं हम कपड़े वो आपको देंगे। तो लोग थैला बनाने लगे, बैग्स बनाने लगे, ब्लाउज सिलने लगे, पेटीकोट सिलने लगे, मतलब जो वो कर सकती थी। तो उसमें ही उन्होंने बहुत अच्छी, एक दुकान से 2 दुकानें, कई महिलाओं ने एयरफोर्स में रह के ही काम किया और बाद में जब उनका काम बढ़ गया तो उन्होंने आउटसाइड भी शहरों में भी जाके काम करना शुरू किया। तो इस प्रकार से हर जगह ये काम हुआ है। जी, महिलाओं के लिए, हमारी सखियों के लिए बड़ी प्रेरणादायक ये बातें आपने साझा की हैं। और हमें बताइए कि आपके पतिदेव करगिल युद्ध में और कैसा एहसास था, किस तरह का भय था मन में? वॉर का यदि हम चर्चा करते हैं तो कारगिल युद्ध के समय वैसे चूंकि हम लोग दिल्ली में पोस्टेड थे और मेरे हस्बैंड ग्रुप कैप्टन अवधेश कुमार उस समय राष्ट्रपति भवन में पोस्टेड थे। अच्छा। तो वो डायरेक्ट वॉर जोन में तो नहीं थे, लेकिन चूंकि जो प्लानिंग होती है, जो सारी चीजें होती हैं, उनका वो लेयर में जैसे कि सभी जानते हैं कि भाई वॉर जो फ्रंट लाइन होती है, फ्रंट लाइन के बाद में भी 2-3 लाइन होती है जो काम कर रही होती हैं। तो हस्बैंड चूंकि मेरे मिसाइल प्रीवियस जो उनका यूनिट था वो मिसाइल यूनिट था, जो कि रशियन मिसाइल में वो यूनिट में थे। 10-12 साल का जो उस समय का जो अनुभव था, उसके बाद ही वो इधर पोस्टिंग में आए थे दिल्ली में, और वो प्लानिंग में और उनके उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो मैं उस समय की बात ये है ममता जी कि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बहुत छोटी थी, नर्सरी वाली बच्चियां थी, और मैं सारा दिन उन्हीं के उसमें मतलब व्यस्त रहती थी। और हस्बैंड चूंकि सुबह से जाके शाम को ही वापस आते थे घर, तो ये जब 15-20 दिन युद्ध शुरू होके बॉर्डर पे पता पड़ गया था, लेकिन हम सबको, आम जनता को नहीं मालूम था कि क्या चीज घटित हो रही है, कितने लोग हमारे मतलब जवान हमारे कितने शहीद हो चुके हैं। तब खबरें इस प्रकार से सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, तब सोशल मीडिया था नहीं। जी हाँ, इतना नहीं था, और जो टीवी पे खबरें थी वो भी इतनी उजागर रूप से नहीं आई थी। और लेकिन ऑफिशियल रूप से सारे ऑफिसर्स को पता हो रहा था कि क्या घटित हो रहा है और क्या होने वाला है। तो मेरे लिए डरावनी चीज ये थी कि अचानक से हस्बैंड सुबह गए, वो जो 5 बजे 6 बजे आ जाते थे, वो 10:30 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे आ रहे हैं। तो मैंने बोला चलिए मैं खाने के लिए तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम आते नहीं हो। तो उन्होंने बोला तुम अब वेट नहीं करना, और मैं तुम्हारा टिकट कटा रहा हूँ, परसों तुम चली जाओ। अच्छा। और मैं, हाँ, तुम घर चली जाओ। मैंने टिकट करा दिया, और मैं पहली बार दिल्ली से अपने मायके के लिए पहली बार रात का सफर करके पूरा दिन, और सुबह जब मैं पहुंची तो मेरे घर वालों को नहीं मालूम था कि मैं आ रही हूँ, और दोनों बच्चों के साथ में रात दिन जग के पहुंची। और इसी बीच में खबरों में, अखबारों में आया कि भाई युद्ध स्तर पे काम ये हो रहा है, कारगिल की शुरुआत हो गई है। जब घर पहुंची तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई क्यों आ गई है, लड़ झगड़ के तो नहीं आ गई है, लड़ाई झगड़ की तो नहीं आ गई है। और लेकिन जब
ये बताया गया कि नहीं ऐसी कोई स्थिति ठीक नहीं है और इनको भी जाना पड़ सकता है, इसलिए इन्होंने कहा तुम जाओ और घर, और अब मैं अभी जब मुझे आना होगा घर में आऊंगा या जो भी है। तो वो वहां ही रहते थे काफी समय तक के लिए जी। और हम यहाँ घर में हर दिन रात दिन की हम लोगों की नींद खराब हुई कि हम टीवी के सामने ही रहते थे, मेरे पिता वह हम दोनों पूरी खबरें मतलब एक के बाद एक देखते रहेंगे हम, क्योंकि फोन भी उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो ऐसा नहीं था कि वो हर खबर दे रहे। उन्होंने कह दिया था कि मैं ही फोन लगाऊंगा, तो वो 15-20 दिन में एक दिन फोन करते थे, वो भी बिल्कुल 5 मिनट के लिए, और कि कैसा हाल है क्या है। लेकिन इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल ना होके वो इनडायरेक्ट शामिल थे। लेकिन जो डायरेक्ट शामिल थे उसमें हमारे बहुत सारे मित्र लोग थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कहना चाहिए शहीद ही हो गए वो। और आपको बताना चाहूंगी, जहाँ दिल्ली में मैं घर में रहती थी और मेरे जो नेबर थे उनको यूनिट में ज्वाइन करना पड़ा और वो कारगिल में गए और फिर शहीद हो गए। तो वो जब दिल्ली से जब वो जा रहे थे उसके 8 दिन पहले तक उनके घर में इतनी रौनक थी, क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उनके यहाँ पार्टी और खूब संगीत और ये सब चल रहा था, और ऑल ऑफ सडन उनको जाना पड़ा और शादी के पहले, लड़की की शादी के पहले ही पिता नहीं रहे। तो एक पूरा गमगीन माहौल हो गया, और वो माहौल सिर्फ उनके घर के लिए नहीं था, उस यूनिट के लिए भी था और हम मोहल्ले वालों के लिए भी था कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे थे ना उनके पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। ऐसा सुनसान, ऐसा कि हवा भी सुनाई ना दे रही है और एकदम सुनसान हो गया है, डरावना हो गया है। ये मेरा अनुभव ना बड़ा ही विचित्र हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया, मतलब सांस क्यों नहीं आ रही है, क्या बात हो गई है। और जब मालूम पड़ा कि लगातार हमारे यहाँ रहने वाले, उस मोहल्ले में रहने वाले 3 ऑफिसर नहीं रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार का माहौल एक ही मोहल्ले में किस प्रकार का माहौल होगा। तो ये थोड़ा सा अनुभव है। बाकी कारगिल के बहुत सारे अनुभव हैं, जवानों के परिवारों के अनुभव हैं कि एक महिला मुझे करीब 20 साल बाद अभी मिली और जिसने बताया मुझे कि वो कैसे 10वीं पास थी और उसका हस्बैंड की डेथ हुई और वो कुछ भी करने लायक नहीं थी। जो पैसा मिला था वो उसके हस्बैंड ने घर के लिए कर्ज लिया था, तो जो गवर्नमेंट की ओर से पैसा मिला वो सारे रिश्तेदारों ने उस कर्ज में निकाल दिए। और उसके बाद वो लड़की अफवाह से, सेम अफवाह और आवा, जो एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है वो अफवाह कहलाता है और आर्मी का जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो आवा कहलाता है। तो वो उनसे जुड़ी और बाद में वो अब कहीं पे सहायिका के रूप में काम कर रही है ऑफिस में, एयरफोर्स के ही ऑफिस में, और अब वो अपने घर को संभाल रही है। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं कि शहीद होने के बाद में उन परिवारों का क्या होता है। गवर्नमेंट अपने तरीके से या सेना अपने तरीके से एक पेंशन होती है या जो पैसा होता है थोड़ा बहुत जो वो मिलता है, उसके बाद जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे कोई देखने नहीं जाता। बिल्कुल। तो ये एक दुखद बात होती है कि हम कितने शहीद हुए हैं जिनके परिवारों से हम आज जुड़े हैं, हम कोई नहीं जुड़ा है इस दुनिया में अभी तक। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम यूनिट का ही कोई होता है जो एकाध जन जो जान पहचान का होता है वही उनका हमदर्द बन पाता है, बाकी सब भूल जाते हैं, सब आगे बढ़ जाते हैं। जी, ये खबर सुनने को मिलती है कि एक जवान शहीद हो गया तो एक खबर बन के रह जाती है, लेकिन असल में जब उनके परिवारों में क्या बीतती होगी, उनकी माँ, पत्नी और बहन, जो आप बातें कर रही हैं, बता रही हैं, तो ऐसे आंखों के सामने चित्र बन रहा है कि सचमुच कितना दुखद होता है। तो हम ऐसे तमाम शहीदों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आपके लिए भी बहुत मुश्किल समय रहा होगा वो, खास तौर से बच्चों के लिए। तो एयरफोर्स के माहौल में बच्चों की परवरिश पर क्या असर होता है, कितनी कठिनाई आती है? बिल्कुल ममता जी, हर 2 या 3 साल के अंदर पोस्टिंग हो जाने से बच्चों की एजुकेशन का जो एक सिस्टम होता है कि लगातार वो उनका फ्रेंड सर्किल एक बनता है और फिर टूट जाता है। फिर वो नई जगह पे जाते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस माहौल को, उस पर्यावरण को, नए टीचर्स मिल जाते हैं उन्हें, फिर नए फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कई बार तो बच्चे बहुत आसानी से उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं
कई बार बड़ा डिफिकल्ट होता है कि बच्चे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। जैसे मेरी डॉटर का ही नवंबर में यदि पोस्टिंग आई है और हम नवंबर में वहां पहुंच रहे हैं दूसरी जगह में, तो जब तक जो 6-8 महीने की पढ़ाई है वो ऑलरेडी दूसरे स्कूल में हुई है और कहीं कुछ टॉपिक्स अलग ढंग से पढ़ाए गए हैं या आगे बढ़ गए हैं, और जब वो पहुंची है तो वो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि उनको वो पूरा सिलेबस वापस से उनको पढ़ाना, उनके फ्रेंड्स बनवाना। ज्यादातर तो बच्चे, अब आज के बच्चे तो अब थोड़ा ओपन माइंडेड है और बहुत जल्दी दोस्त बना भी लेते हैं, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ ये पिछले 20-25 सालों वाली बात कर रही हूँ। तो उसमें बच्चों के साथ में थोड़ा माँ को बहुत पॉजिटिव और बहुत ज्यादा उनके मूड्स को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उस समय पिता नहीं होते हैं साथ। जब पिता साथ में नहीं है तो खाली अकेली माँ ही होती है, जिसे घर के भी सारी मतलब अरेंजमेंट देखना है, यदि साथ में दादा दादी या नाना नानी है उनको भी देखना है। फिर जो एक सोसाइटी है एयरफोर्स की, उसमें भी मतलब अपनी अटेंडेंस देनी है। फिर बच्चों के साथ में तो सबसे ज्यादा सफर जो करते हैं वो मेरे ख्याल से सेना में बच्चे ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें एडॉप्ट करना हर नए स्कूल को या हर नए वातावरण में नए दोस्तों को उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल और होता है। तो ये एक बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी रिमोट जगह में पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ बच्चों के लिए कोई और अच्छी सुविधाएं नहीं है कि जिसमें वो आगे कुछ और कर सकें। जैसे मेरी डॉटर थी, वो भरतनाट्यम सीखना शुरू किया, 2 साल सीखी, लेकिन हम नेक्स्ट पोस्टिंग ऐसी जगह गई जहाँ कोई उसको नहीं मिला, तो 3 साल फिर वो सीखना बंद हो गया उसका। तो या कंप्यूटर एजुकेशन थी या जो भी और भी ट्रेनिंग जैसे कुछ दे रही थी, वो सारी चीजें बंद करना पड़ी क्योंकि दूसरी पोस्टिंग में वो नहीं थी, वहां पे वो नहीं थी। तो कई बार रिमोट एरिया में, जैसे हम बेलगाम में पोस्टेड थे, तो बेलगाम शहर में नहीं थे पोस्टेड, हम बेलगाम से 18 किलोमीटर अंदर गांव में सांबरा करके जगह, वहां पे था हमारा एयरफोर्स स्टेशन। तो छोटे बच्चों के साथ में माँ को फिर वो शहर तक लेके जाए या किसी को निर्धारित करे कि भाई ये लेके आने जाने वाला है, तो इस टाइप से बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। हस्बैंड का ये होता है कि सुबह वो ऑफिस गए हैं 7 बजे, 2:30 बजे का लंच के लिए आ गए तो ठीक है, लंच भी करा तो उसके बाद में 3-3:30 बजे वो वापस परेड के लिए चले जाएंगे, तो 7 बजे आएंगे घर। तो उन लोगों के पास में 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, बाध्यता होती है, और ये बड़ा ही मुश्किल होता है। अनीता दुबे प्रस्तर कला की पारखी हैं, प्रस्तर कला में निपुण हैं, तो जरा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि प्रस्तर कला क्या है और कैसे इससे जुड़ी आप? जरूर। प्रस्तर कला जैसे कि प्रस्तर यानी कि पत्थर, पत्थर को ही पर्यायवाची शब्द है ये प्रस्तर। तो मुझे शौक बचपन से ही था। नर्मदा नदी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ और नर्मदा नदी वहाँ का नदी प्रसिद्ध नदी है, तो बचपन में मम्मी के साथ मैं नर्मदा नदी स्नान को हम जाते थे और वहां से क्योंकि उनको शौक था, तो मैं भी, जैसे होता है ना कि बच्चे भी अपने पत्थर बीनने लगते हैं, तो उस प्रकार से मैं कुछ पत्थर अपने साथ लेके आती थी और उन्हीं से खेला करती थी। जैसे बचपन में सभी खेलते हैं, चूड़ी का टुकड़ा, कौड़ी खेलते हैं बाकायदा, कौड़ी खेल लिया, चपाटे खेलने के लिए ले लिए, या कुछ ऐसी गुड्डा गुड़िया खेल रहे हैं तो सफेद पत्थर ये अनाज हो गया या काले पत्थर ये हो गए, इस ढंग से खेला करती थी। लेकिन हर बार ऐसा हुआ कि जब भी छुट्टी जाए और जब भी हम वहां से पत्थर लेके आए, तो वो पत्थरों के रंग से बहुत प्रभावित हुई कि मेरे पास लाल रंग के 10 पत्थर है, सफेद रंग के 20 पत्थर है। ऐसे धीरे धीरे वो कलेक्शन हुआ और कलेक्शन होने के बाद में जब वो एक पैकेट भर के धीरे धीरे एक छोटी सी बोरी भर के हो गया, तब माँ ने कहना शुरू किया कि ये जो तुम्हारे पत्थर है इनसे कुछ बना लो। तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मेरी मदर यूनिवर्सिटी भोपाल में वो जॉब करती थी और वहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारी मैगजीन्स आती थी और सोवियत नारी पत्रिका उस समय हिंदी में आती थी। जी पत्रिका। तो वो पत्रिका वो घर लेके आती थी, जिसमें कि तरह तरह के व्यंजन, आर्ट, लिटरेचर सब कुछ उसमें मिलता था।
तो वो कहती थी इसमें से देखो, इसमें कुछ देख के बना लो। तो एक बार उसमें कभी इजिप्ट के बारे में कुछ आई थी जानकारी, जिसमें मोज़ेक वर्क था। अच्छा। और उसी को देख के जस्ट इंस्पिरेशन हुआ कि जैसे इन्होंने करा है मोज़ेक, उस समय हमारे लिए बहुत आसान नहीं था कि मोज़ेक है क्या, ये भी जानकारी नहीं थी। जी जी। लेकिन वो पत्थरों से मैंने एक ताजमहल जैसा, जैसे उस समय माचिस की तीली या आइसक्रीम की चम्मच से लोग बनाते थे, तो मैंने उसको पत्थरों से कुछ ताजमहल जैसी आकृति एक कार्डबोर्ड पे बनाई थी, जो पहली मतलब मेरी पेंटिंग याद है मुझे। बाद में से धीरे धीरे पत्थर ऐसे मिलने लगे कि मतलब आकर्षण इतना बड़ा कि पत्थर ही उसका ही बार अलग अलग आकार के मिलने लगे, और मैं संग्रहित करती रही और छोटा मोटा कुछ भी बना के, कछुआ बना लिया, मछली बना ली, कुछ ऐसे छोटे छोटे खिलौने जैसे बना के उनको खेलती थी। जी जी जी। लेकिन थोड़ा सा एडोलेसेंस में आने के बाद मैंने कुछ सीन बनाए, जैसे गांव का सीन होता है कि नाव चला रहा है एक आदमी और पहाड़ है, पेड़ है, जो बेसिक एकदम चित्र थे वो ही मैं बना रही थी। तो कुछ चित्र जब बनाई और जब शादी हुई तो मुझे अलग अलग जगह पे जाना हुआ। गुजरात में रहे हम, महाराष्ट्र में रहे हम, राजस्थान में रहे, हर जगह की पर्यावरण अलग। शिलोंग में, मेघालय में रहे हम, तो वहां से भी मैंने फिर पत्थर इकट्ठा करना शुरू करे और फिर धीरे धीरे मैं अपना कुछ छोटा मोटा आर्ट वर्क बनाने लगी इनसे। वो मेरे अफवाह जो हमारी एयरफोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शॉप होती थी उसमें वो जाते भी थे, लेकिन फिर लगा कि वो पत्थर तो सभी लोगों को मिल जाते हैं, तो लोगों ने उसको थोड़ा सा महत्व देना कम किया। तो मैं चूंकि पेंटिंग्स भी करती थी, तो मेरा जो आर्ट वर्क था वो पेंटिंग में, उसमें ज्यादा लोगों का ध्यान रहा, तो लोग लेने लगे, तो मेरा फोकस उधर बढ़ गया। ये पत्थर लेकिन संग्रहित होते रहे और मैं सिर्फ अपने घर के लिए बनाती रही। पूरे ऑल ओवर इंडिया की कम से कम 8 या 9 नदियों के पत्थर मेरे पास में है। और अब धीरे धीरे कलेक्शन ऐसे होता जा रहा है कि कोई बच्चों के मित्र जैसे गए फॉरेन या हम कभी विदेश गए तो वहां से भी पत्थर आए, तो इस प्रकार पत्थर मेरे पास में अभी लगभग 2 कुंटल करीब पत्थर हैं घर में। और जब मैं साहित्य से, चूंकि साहित्य में से जुड़ी रही हूँ, तो मैंने जब कविताएं पत्थरों से कहना शुरू किया, जब मैंने चित्र बनाने शुरू करे, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और इसके लिए तो आपको पुरस्कार भी मिला है, कुछ चित्र बनाए, कुछ साहित्यिक कृतियों के, कुछ साहित्यकारों के, कुछ नामचीन हस्तियों के चित्र बनाए, तो सबके लिए आपको पुरस्कार भी मिला है ना, उसके बारे में बताइए। जी ममता जी, हिंदी आंदोलन पारिवारिक पुणे का है, जिन्होंने मुझे हिंदी श्री से सम्मानित किया था, 2020-21 की बात है। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सप्तपर्णी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो साहित्य को पत्थरों से कहने के कारण ही ये सम्मान किया गया है। और एक और मुझे सम्मान मिला है, वो छिंदवाड़ा से एक है, जो अमित टेंगे एसोसिएशन है, वो भी मेजर अमित टेंगे स्मृति चिन्ह के उसमें उन्होंने मुझे अपने दिया है। किसी चीज मुझे गांधी सीरीज जो मैंने बनाई थी, जो नेशनल म्यूजियम ऑफ गांधी में 4-5 महीने लगी रही, उसके लिए भी मुझे गांधी साहित्य सम्मेलन पुणे से, महाराष्ट्र से मुझे सम्मान मिला है। क्या बात है भाई, तो, बहुत बढ़िया। और कई प्रदर्शनी भी लगी है आपकी इस कला की, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अभी तक ममता जी प्रस्तर कला की 8 प्रदर्शनियां मैं कर चुकी हूँ, और जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की सीरीज, गांधी की सीरीज और साहित्यकारों के पोर्ट्रेट, ये इनके ऊपर सीरीज में बना चुकी हूँ, और उनके पत्थरों से ही जिन्हें बनाया है, और उन्हीं की मेरी एग्जीबिशन हो चुके हैं, जिसमें 3 एग्जीबिशन विश्व रंग जो भोपाल में होता है, और वो इंटरनेशनल फेस्ट है, उसमें 3 एग्जीबिशन वहाँ हुए हैं। उसके बाद नेशनल म्यूजियम ऑफ गांधी राजघाट में दिल्ली में लगी है, फिर पुणे में लगी है, और भोपाल में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में 3 एग्जीबिशन आयोजित कराई थी। जी, और आपने जिक्र किया था कि ये जो प्रस्तर कला आप घर में करती हैं, तो साथ में रेडियो चलता रहता है?
कई बार इसका जिक्र किया। बिल्कुल, आप लोगों को सुनती रहती हूँ और वो रेडियो मेरा बचपन का साथी है। आकाशवाणी से मैं भी बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही और अभी भी जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों के गीत जो है वो एक प्रकार से मेरा मेडिटेशन होता है और मैं उस काम में इतनी संलग्न हो जाती हूँ कि जब मैं गाने बजते हैं तो मेरा काम बड़ी आसानी से, बड़ी रोचकता से वो पूरा हो जाता है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साथ है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों पर आपने खूब लिखा है, बच्चों के साहित्य पर, तो कहाँ से शुरुआत की थी, प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? क्योंकि मैं आकाशवाणी में कविताओं के माध्यम से ही मेरा प्रवेश हुआ था जब मैं एडोलेसेंस में थी। तो हुआ ये कि हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे थे, तो वो जब कहते थे कि हमारे लिए कुछ कविता सुनाओ, तो इसी प्रकार से कुछ भी जो कहते हैं जो तुकबंदी होती है उस प्रकार से बच्चों को मनोरंजन किया करती थी मैं, और बच्चे खूब हंसते थे। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए और जब मेरे बच्चों को मैं खाना खिलाने के लिए या उनको किसी बात के लिए मनाने के लिए बात करने लगी, तो मुझे वाकई में वो कहानी को कविता में ढालना पड़ा। मैं आओ तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, और फिर वो कविता के रूप में मैं उनको सुनाती रही, मनगढ़ंत बना बना के कहानियां, और धीरे धीरे हुआ ये कि आज चींटी की कहानी सुनेंगे, आज हाथी की कहानी सुनेंगे, और फिर मैं वो लिखने लगी। और इस प्रकार वो बच्चों की जो कविताएं थी वो अलग रूप में आने लगी। तो उस पे फिर मैंने मेरी एक किताब है बचपन, जो 2009 में प्रकाशित हुई थी भोपाल से ही, और उस पे बाल कल्याण एवं शोध केंद्र है मध्य प्रदेश का, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। जी जी। और फिर बाद में आपने प्रॉपर मतलब बाद में आपने बड़ों पर भी लिखा, कुछ कहानियां भी लिखी? हाँ, नहीं, बड़ों पे पहले से ही लिख रही थी, जो उसी के कारण मैं अपने आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में कविताएं पढ़ने, और बाल सभा जो हुआ करती थी पहले, तो उसमें मैं कविताएं पढ़ने के लिए ही जाती थी। और तो लिखते लिखते फिर बाद में बड़ों के लिए भी कविताएं जो थी उनको थोड़ा सा परिष्कृत किया। हुआ ये ममता जी, इसमें भी बड़ी रोचक बात है कि मेरी 6-7 डायरियां जो बचपन से लिखती रही वो पिता के घर में थी, और जब वो पिता रिटायर हुए तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी डायरियों का क्या करना है? तो मैंने कहा हटा दो, फेंक दो, अलग कर दो। अच्छा। तो वो कहने लगी नहीं, इसमें कविताएं हैं। तो मैंने कहा आपको काम की नहीं है वो कविता, किसी समय लिखी गई थी। तो उन्होंने फिर मेरी उन डायरियों में से जो उनको अच्छी लगी उन्होंने मतलब निकाल के रखी, क्योंकि मैं अपने बच्चों में इन्वॉल्व इतनी हो गई थी कि समय नहीं था कि अब वो काम करें, और जो कहते हैं ना मैच्योरिटी आपकी अलग हो जाती है, तो आप अलग ढंग से लिखने लगते हैं। तो तब वो चीज हो गई थी। लेकिन पिता ने फिर वो सारी संग्रहित मेरी डायरियों में से निकाल के उन कविताओं को फिर वो एक और सुबह के रूप में, वो मेरी जो कहना चाहिए कि बहुत कम उम्र में लिखी गई कविताएं हैं, तो वो कविताओं का एक संग्रह फिर आया था। लेकिन उसके बाद जो मैंने 2020-21 में मेरा एक और संग्रह आया, अंकुरित होती है स्त्रियां के नाम से। अच्छा। तो शिवना प्रकाशन से वो आया। तो इस प्रकार ये 3 किताबें हैं जिन पे जो मैंने लिखी हैं। जी, तो लिखना भी साथ साथ चलता है, और ये जो प्रस्तर कला का विस्तार है ये भी साथ साथ चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, इतना सारा वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी कि आपने सबकी सहेली जैसे मेरे इतने फेवरेट कार्यक्रम में आपने आज मुझे मौका दिया, जिन्हें मैं सुनती रही और तो आपसे बात हो रही है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अनीता जी से ये इंटरव्यू हमने सुना, बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत रोचक जानकारियां मिली। हाँ बिल्कुल। और हमारा विषय था कि कब कहाँ कितना बोले। श्रोताओं ने बहुत सारे अपने मन की बातें जो है वो लिख भेजी है। तो एक श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि वाकई में अगर देखा जाए तो बोलना एक कला है। अपने अल्फाज और शब्दों के जरिए इंसान किसी के दिल में उतर सकता है या किसी के दिल से उतर सकता है। और इसके अलावा एक साथी हमारे ये भी लिखते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा विषय है बोलना। हम लोग बहुभाषी देश के निवासी नहीं अपितु बहुभाषी विविधता भरे विश्व के निवासी हैं, और ऐसे में पारस्परिक संवाद हेतु यह समझना अति आवश्यक है कि क्या बोलना जरूरी है, वह भी वहां जहां यह कहा जाता है कि आंखें भी होती है दिल की जुबान। माना कि मंच पर भाषण हेतु भाषा की आवश्यकता होती है, लेकिन वैश्विक भाषा पहले से अंग्रेजी स्वीकार की जा चुकी है और सोच समझकर बोलना चाहिए, है ना। हमारे एक सखी ने लिखा है कि अगर आपके सामने आपका दोस्त या परिवार, तो कोई सही या गलत समय नहीं होता बोलने का,
परंतु यदि कोई महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है तो कोशिश करें कि सामने वाले की बात पूरी होने के बाद ही आप बोले। आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उनके हाव भाव समझने की कोशिश करें, वो आपकी बात सुनने के इच्छुक है या नहीं। ये हमारे जीवन की उन कुछ बातों से है जो हम समझ सकते हैं। बातों को बहुत ज्यादा विस्तार से बताने से बात नहीं बनती, कम शब्दों में ही बातों का अपने शब्दों में शालीनता बनाकर करें। बहुत सारी बातें अगर आपके लिए मन लायक नहीं है तो शांति पूर्वक अपने पक्ष को मजबूत रखकर अपनी बात को रखें। तो सोनाली देखो, ये तो विषय ऐसा है कि इस पर कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमें अपनी बातों को यहीं पर समेटना होगा क्योंकि समय आज्ञा नहीं दे रहा है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।